हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्पित इंग्लिश क्लासेस के इस एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, जीआईसी और अपना नेट, सेट और DSSB, KBS, NBS से रिलेटेड कोर्स को हमने इस चैनल पर बहुत सारी क्लासेस को डाल रखा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मित्रों, हम आपको बता दें, जैसा कि हमने चैनल पर आपको थंबनेल में लिखा है कि यानी जो अपने अमेरिकन अथर्स सीरीज को हमने स्टार्ट कर दिया, पार्ट 1 हमने आपको चैनल पर प्रोवाइड कर दिया। अब यह पार्ट 2 है। यह जो पार्ट 2 है, इसमें आपको हम समझाएंगे कि एब्सैलोम जो नोवेल यानी विलियम फॉल्कनर साहब ने राइट किया है और इसमें क्या बताया गया है, हम हर एक पॉइंट पर आपको डिटेल में बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा मित्रों, यहाँ यानी एब्सैलोम में हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। यानी यहाँ इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, यानी इस नॉवल का यानी इंट्रोडक्शन क्या है, थीम क्या रही है इस नॉवल की, यानी प्लॉट समरीज क्या है, यानी विद करेक्टर नेम, इमेजेस और डायग्राम के हम आपको समझाएंगे। और आपको हम पॉपुलर कल्चर के बारे में बताएंगे कि किसका पॉपुलर कल्चर क्या है, एनालिसिस क्या रहा है, इसका विश्लेषण क्या रहा है। ये सभी पॉइंटों पर हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। अगर आपको एब्सैलोम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि विलियम फॉल्कनर साहब ने लिखा है, तो यहाँ से यानी इस क्लास कंटेंट से बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। आइए मित्रों, हम एब्सैलोम का इंट्रोडक्शन को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो लिखा है इसको आप समझिएगा। कह रहे हैं एब्सैलोम इज अ नोवेल बाय अमेरिकन ऑथर विलियम फॉल्कनर, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1933। यानी इसको हिंदी में समझिएगा। कहा यानी एब्सैलोम अमेरिकी लेखक विलियम फॉल्कनर का एक उपन्यास है। कहा टेकिंग प्लेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर। इट इज अ स्टोरी अबाउट 3 फैमिलीज ऑफ द अमेरिकन साउथ विद अ फोकस ऑन द लाइफ ऑफ थॉमस शूट पेन। इसको आप हिंदी में आप समझ लीजिएगा। कह रहे हैं जो पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था अमेरिकी गृह युद्ध से पहले, उसके दौरान और बाद में घटित यह अमेरिकी दक्षिण के 3 परिवारों की कहानी है, जिसमें थॉमस यानी शूट पेन के जीवन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो साथियों, हम आपको बोथ लैंग्वेज में समझाते चलेंगे, आप अच्छे से समझते चलिएगा और कीवर्ड्स को हाईलाइट करते चलिए और अपनी नोटबुक में लिखते रहिए। एब्सैलोम अलोन विद द साउंड द फ्यूरी हेल्प्ड फॉल्कनर विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर 1949। इन 2009 a panel of judges called Absalom the best southern novel of all time। कहना एब्सैलोम द साउंड एंड द फ्यूरी के साथ फाल्कनर को वर्ष 1949 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने में मदद की। 2009 में जजों के एक पैनल ने एब्सैलोम को अब तक का सर्वश्रेष्ठ दक्षिणी उपन्यास बताया है। आगे देखिएगा, लाइक अदर फॉल्कनर नोवेल्स यानी एब्सैलोम एलेगरीज and southern history. The title refers to the biblical story of Absalom, a wayward son of King David, who was killed while fighting the empire his father built, causing grief to David। कहा फाल्कनर के अन्य उपन्यासों की तरह एब्सैलोम दक्षिणी इतिहास का रूपक है। शीर्षक राजा डेविड के एक स्वच्छंद पुत्र
अब्शालोम की बाइबल की कहानी को संदर्भित करता है, जो अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य से लड़ते हुए मारा गया था, जिसे डेविड को बहुत दुख हुआ था। आगे इस जो इंट्रोडक्शन चल रहा है और थीम है इस नॉवेल की, इससे जुड़ा हुआ पॉइंट को आप समझिएगा। कहना है सूट पैन अराइव्स इन फॉल्कनर से इमेजिनरी, यानी जो इमेजिनरी यानी क्या दिया गया है, यानी योकना पटापा देश कंट्री का नोबल सेट, यानी नोबल सेट भी यानी इस पे ही है। ठीक है, इसका जो नाम है यानी योकना पटापा जो नाम है इसका, ठीक है, इस पे ही सेट है नोबल कंट्री पर। इसको यानी इसमें जो लाइनों में कहना चाह रहे हैं, क्या मिसिसिपी इन द 1830 सूट पैंस 100 in an attempt to create his own क्या डायनेस्टी। कहना चाह रहा है कि थॉमस सूटपैन विलियम फॉल्कनर के साहब ने जो लिखा है, सूटपैन यानी उसका करैक्टर लिया है, तो इसमें कहना चाह रहा है सूटपैन फॉल्कनर के काल्पनिक योकना पट्टाफा देश में आता है और 1830 में सूटपैन के यानी 100 के में यानी मिसिसिपी में अपना खुद का यानी राजवंश बनाने की कोशिश में है। तो यह उसका लक्ष्य था सूटपैन का। आगे लाइनों में कह रहे हैं, विलियम फॉल्कनर्स बॉयज एम्बिशन इज नोन एज अब्शालोम। यानी जो फॉल्कनर्स का यानी जो बॉयज ऑफ एम्बिशन एक है वो यानी नोन यानी जाना जाता है एज अब्शालोम के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिएगा। यानी बॉयज यानी एम्बिशन जो है वो रिलेट यानी नोन किसकी तरह जाना जाता है, अब्शालोम की तरह। नेक्स्ट अब हम विद कैरेक्टर के यानी इस नॉवल का यानी जो समरी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और हम आपको एक चार्ट बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू आपको बताएंगे, इमेजेस के थ्रू बताएंगे किस यानी एक बिल्कुल आसान और इजी भाषा में आप समझ जाएंगे। ये थॉमस एंड सूटपैन है, इसको यानी इसके से जो रिलेटेड हैं उनको करेक्टर को पहले देखिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है फर्स्ट जो करेक्टर है यानी जो वाइफ है इसकी, जो फर्स्ट जो वाइफ थी यानी उसका जो नाम हमने यहाँ पर दिया है वो क्या नाम है, यानी यूलिया वान जो है इसकी फर्स्ट वाइफ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है इसकी सेकंड वाइफ है। सेकंड वाइफ का जो नाम हमने यहाँ पर आपको मेंशन किया है यानी क्या है, यानी एलिन कोल्डफील्ड जो है उसकी सेकंड वाइफ है। नेक्स्ट देखिएगा आप, अब इससे ही रिलेट करता है। नेक्स्ट जो है यानी इसकी जो है यानी डॉटर वाई क्या है, स्लेव वुमेन, यानी एक दास वुमेन एक महिला की पुत्री है। यानी इसने क्या नाजायज संबंध बना के यानी जो उसका यानी बच्चे का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, उस लड़की का जो नाम है वो नाम क्या है, ये है क्या नाम है इसका, यानी क्या क्लाइटेम नेस्ट्रा यानी क्या क्लीटी, ये नाम है इसका। अगला देखिएगा, अगला इससे कनेक्टेड जो है यानी मिली जो है इसकी क्या है, यानी लवर है, और एक यानी इसका अफेयर हुआ था इससे। और नेक्स्ट यानी जो थॉमस सूटपैन है, आगे यहाँ यानी सूटपैन से जुड़े हुए जो यानी करेक्टर थे 4, आगे इससे जो इसकी यानी जो वाइफ है उनसे जुड़े हुए करेक्टर को देखना करें। इसके चार्ल्स जो वॉन है वो क्या है, इसका यानी पुत्र है किसका, यानी यूलिया वॉन का। अगला देखिएगा, अगला जो दिया गया है हमारे पास यानी अगले जो यानी इसका देखिएगा चार्ल्स बॉन जो है यानी जेम्स बॉन का यानी क्या है, ब्लैक गार्डसन है ये। आगे देखिएगा आप, आगे हमसे जो बोला गया है यानी जो एलिन कोल्डफील्ड का जो पुत्र है वो क्या हिनरी है, और इसकी जो डॉटर है वो जूडिथ है। अगला देखिएगा, यानी इसका यानी जो बातें हुई थी यानी अभी हम आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे।
पूरी समरी को हम बताने वाले हैं। अभी हम केवल आपको कैरेक्टर से रूबरू करा रहे हैं। यहाँ पर जो आगे दिया गया है क्वेंटिन टी कॉम्पसन, कॉम्पसन का जो है यानी श्रेय जो है इसका यानी क्या रूममेट है। आगे हम आपको बताएं तो जे यानी एलन टी कोलफील्ड है। एलन कोलफील्ड रोजा कोलफील्ड का क्या है, यंगर सिस्टर है। आगे देखिएगा आप, यानी जो इससे जो जुड़ा हुआ यानी क्या है, इसके जो फादर हैं मिली के क्या है, वास जोन्स है। तो जो ये टोटल करेक्टर हैं, लगभग 13 ये करेक्टर हैं। इनको हम अब आपको विद समरी और विद इमेजेस के बताने वाले हैं। आप पेशेंस के साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। मित्रों, जो यहाँ की जो जर्नी है इस नॉवल की, जो हम आपको बता दें, वो कुछ यानी इससे रिलेट करती है। जो वो अपना करेक्टर दिया गया है इस करेक्टर पे डिपेंड है, क्योंकि पूरा यानी इसकी इर्द गिर्द घूमती है कहानी। तो इसको आप बहुत अच्छे समझिए इसके बारे में। यह यहाँ पर इसका जो नाम है वो क्या है, थॉमसन सूट पेन है। थॉमसन जो सूट पेन है उसके इर्द गिर्द घूम रही है, वही यानी इसका नॉवल का सेंटर है। क्या अब्सलोम थॉमस सूट पेन के उत्थान और पतन का विवरण देता है, जो यानी पश्चिमी वर्जीनिया में गरीबी में पैदा हुआ एक यानी वाइट क्या है पर्सन है, जो धन प्राप्त करने और एक शक्तिशाली परिवार का मुखिया बनने के दोहरे यानी डबल एम से यानी मिसिसिपी आता है। कहानी पूरी तरह से यानी फ्लैशबैक में बताई गई है, जिसे यानी ज्यादातर क्वेंटिन कॉम्पसन जो अपने जो करेक्टर हैं उसको आप समझिएगा, बहुत ही यानी मेन करेक्टर इनने रोल निभाया है। क्वेंटिन कॉम्पसन को आप बड़े अच्छे वे में समझ लीजिएगा। यह है क्वेंटिन कॉम्पसन। क्वेंटिन कॉम्पसन ने इस कहानी में बहुत ही यानी अच्छा रोल निभाया है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब जो कहना चाह रहा है यहाँ पर ऑथर है, कह रहा है कि जो क्वेंटिन कॉम्पसन ने हार्वर्ड कॉलेज में अपने रूममेट यानी क्या श्रो, यानी जो रूममेट जो इसके हैं श्रो, तो रूममेट जो श्रो को यानी कहानी बता रहे हैं। तो श्रो कहाँ पे यह एक श्रो है, इनको देख लीजिएगा। जे इसमें जो कहानी में यानी मेन पात्र हैं अभी के लिए। तो आगे इसमें बोला गया है कि क्वेंटिन कॉम्पसन ने हार्वर्ड कॉलेज में अपने रूममेट श्वेत को यानी रूममेट कौन है, इसके श्वेत हैं। तो इनको क्या बता रहे हैं, कहानी को बता रहे हैं। ये है आगे देखिएगा, यहां पर बोला गया है ये है यानी श्रेव, और इसको ही कहानी बता रहे हैं। कहानी बताने वाले जो हैं इसको देखिएगा, जो यहाँ पर यानी जो कहानी बता रहे हैं जो श्रेव, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि इस जो नॉवेल में यानी अब्सलोम में यानी किस तरीके से यानी एक यानी थॉमसन जो सूट पेन है अपनी यानी दिमाग में कचरा भरा हुआ है और बहुत ही बेकार का इंसान है ये। आप कहाँ अभी नॉवल को समझेंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे। आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिएगा, हम आपको समझाते चलेंगे, जिससे आप अच्छे से हर चीज को यानी कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो यानी कहानी जो है यानी क्वेंटिन कॉम्पसन किसको बता रहा है, इसको क्वेंटिन कॉम्पसन जो है कहानी बता रहे हैं। यानी जो बात यानी हार्वर्ड कॉलेज में अपने यानी रूममेट जो श्रो है उसको बता रहे हैं, जो अक्सर अपने सुझाव में अनुमान देता है। अब क्या आता है, रोजा कोलफील्ड आ जाती हैं। ये रोजा कोलफील्ड है। रोजा कोलफील्ड और क्वेंटिन के पिता और दादा का वर्णन भी शामिल है क्वेंटिन का, यानी क्वेंटिन जो है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या अब यहाँ पर जो बोला गया है आगे लाइन आगे जो बातों में कह रहा है, और श्रो और क्वेंटिन के द्वारा कहानी की कुल घटनाएं गैर का यानी काल अनुक्रमित क्रम में और अक्सर अलग अलग विवरणों के साथ सामने आती हैं। इसके फलस्वरूप सूट पेन की सच्ची कहानी का खुलासा होता है। सूट पेन साहब जी हैं खुलासा होता है, और रोजा अंत में यानी क्वेंटिन अपने रूममेट यानी श्रो को कहानी सुनाता है, और प्रत्येक बार कहानी को यानी फिर से सुनाने पर पाठक के अधिक विवरण प्राप्त होते हैं, क्योंकि पार्टियां कहानी के परतों में जोड़कर आगे बढ़ाती हैं।
अंतिम प्रभाव पाठक की सूतपेन की कहानी के तथ्यों की तुलना में पात्रों के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह के बारे में अधिक निश्चित बनाता है। थॉमसन सूतपेन कुछ गुलामों और फ्रांसीसी वास्तुकारों के साथ जेफरसन मिसिसिपी पहुंचता है। जेफरसन एक शहर है जो क्या मिसिसिपी में है, कहना पहुंचता है, जिसे किसी तरह उसके लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया और सूतपेन एक स्थानीय मूल अमेरिकी जनजाति से 1000 वर्ग मील भूमि प्राप्त करता है और परंतु तुरंत एक बड़े बागान का निर्माण शुरू करता है जिसे सूतपेन 100 कहा जाता है, जिसमें एक शानदार हवेली भी शामिल है। अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसे बस एक पत्नी की जरूरत है जो कुछ बच्चे विशेष रूप से उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए एक बेटा पैदा कर सके। इसलिए वह एक स्थानीय व्यापारी के साथ क्या घुल मिल जाता है और उस आदमी की बेटी एलन कोलफील्ड अब आ जाती है। इनको देखिएगा, यह एलन कोलफील्ड के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है इस कहानी के अंदर। अब यहाँ पर जो बोला गया है जो करेक्टर हैं, मैं आपको सभी मेंशन करता जा रहा हूं। अब आगे हमसे बोला गया कि एलन कोलफील्ड से शादी कर लेता है, उसके पिता से घुल मिल जाता है जो व्यापारी होता है और क्या शादी कर लेता है। एलन सूटपेन को 2 बच्चे पैदा करती है। कौन? एलन कोलफील्ड। एक बेटा जिसका नाम क्या है? हेनरी। बेटे का नाम जो है वो क्या? हेनरी है। बेटे का जो नाम है वो क्या? हेनरी है। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा जे है हेनरी। आगे हमसे बोला गया है और जो बेटी का नाम है, बेटी का नाम क्या है? जूडिथ। बेटी का नाम क्या है? जूडिथ। दोनों ही क्या ट्रेजेडी के लिए किस्मत में है। आगे कह रहे हैं हेनरी मिसिसिपी विश्वविद्यालय जाता है। क्या हेनरी साहब क्या जा रहे हैं भाई? मिसिसिपी विश्वविद्यालय जा रहे हैं। अब कह रहे हैं जो उससे 10 साल बड़ा है, अब उसकी मित्रता हो जाती है किससे? चार्ल्स वान से। और अपने सहपाठी चार्ल्स वान से मित्रता हो जाती है जो क्या उससे 10 साल बड़ा है, किसमें? उम्र में। चार्ल्स अब इसका जो मित्र बने वो कौन बन गए? ए बन गए, चार्ल्स वान इसके मित्र बन गए। ठीक है। अब क्या हुआ? कहें जो उससे 10 साल बड़ा है हेनरी के क्रिसमस के लिए चार्ल्स को घर ले जाता है। क्या? चार्ल्स को अपने घर ले गया। यह क्या ले गए? अपने घर ले गए। किसको? चार्ल्स वोन को कौन ले गए? हेनरी साहब। अब क्या होता है? और चार्ल्स और जूडिथ के बीच शांत प्रेम संबंध हो जाता है। ये जूडिथ है, इसके साथ क्या हो जाता है? प्रेम का डिस्कशन या प्रेम की जो रोमांस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जो सगाई तक पहुंच जाता है। हालांकि थॉमसन सूटपेन को पता चलता है कि चार्ल्स वान उसकी पिछली शादी से पैदा हुआ बेटा है। पिछली शादी इसकी एक शादी और हुई थी, किसकी? क्या? थॉमस सूटपेन की। वो अभी हम आपको बताएंगे। इसकी जो पत्नी थी, उसकी जो फर्स्ट जो पत्नी थी वो कौन थी? यूलियन वैन थी। ठीक है। यूलियन वैन से इसकी पहली शादी हो रखी थी। अजय है, आपको देखिएगा जे है, इससे इसकी पहली शादी हो गई थी। और हालांकि जब उससे पता लगा कि क्या है सूटपेन जो था कि उसका थॉमसन सूटपेन को पता चलता है कि चार्ल्स वान उसकी पिछली शादी से पैदा हुआ बेटा है, तो क्या होता है? प्रस्तावित विवाह को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। सूटपेन ने फ्रांसीसी वेस्ट इंडीज में एक बागान में का ओवरसियर के रूप में काम किया था और एक गुलाम विद्रोह को दबाने के बाद उससे बागान मालकी की बेटी क्या? यूलिया वान। किसे? यूलिया वान से क्या हो जाता है? उसका बात हो जाती है स्टार्ट। अब यूलिया वान से जब बात स्टार्ट हो जाती है तो यूलिया वान क्या होता है कि जो यूलिया वान है, जब इससे शादी तक बात पहुंची, शादी भी हो गई। अब यूलिया वान का हाथ देने की पेशकश की थी। उनका एक बेटा था चार्ल्स, बेटे का नाम क्या था? चार्ल्स था। बेटे का नाम क्या था? चार्ल्स था। अब बेटे का नाम जब चार्ल्स था तो बेटे ने क्या किया? यहाँ पर समझिएगा, जो बेटा चार्ल्स किधर है? चार्ल्स साहब जी हैं, इसको देखिएगा, इसका बेटा है ये। अब जो चार्ल्स हैं,
यानी उलिया वान का हाथ देने की पेशकश की तो चार्ल्स सूथपेन को यह नहीं पता था कि उलिया मिश्रित नस्ल की थी जब तक कि शादी और चार्ल्स का जन्म नहीं हो गया। यानी कहने का मिश्रित का मतलब यहाँ पर नस्ल की बात है कि इसका एक बच्चा पहले से ही था। इसे यानी जो थॉमस सूथपेन को बाद में पता लगता है कि यानी जो उलिया वान है, उलिया वान का यानी कोई बच्चा नहीं है, वो क्या है कुंवारी है, लेकिन वो क्या थी यानी एक बच्चे की माँ थी। ये बात जब उसे पता लगती है तो वह उसको छोड़ देता है। कहते हैं कि यानी जब उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है तो यानी उसने किसने थॉमसन सूथपेन ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया। हालांकि अपने नैतिक यानी प्रतिफल के रूप में उसने उन्हें अपनी संपत्ति को छोड़ दिया। और पाठक के बाद में सूथपेन के बचपन के बारे में भी पता चलता है। जब युवा थॉमसन से सीखा कि समाज मानवीय मूल्यों के भौतिक मूल्यों पर आधारित कर सकता है तो यह वह प्रकरण है जो थॉमसन की राजवंश शुरू करने की योजना को गति देता है। जब सूथपेन हेनरी को बताता है कि चार्ल्स उसका सौतेला भाई है तो जो यानी किसे इसे बता रहा है, चार्ल्स साहब को बता रहे हैं। अब क्या है, जो चार्ल्स क्या है सौतेला भाई बता दिया, कह रहे हैं, और जूडिथ को उससे शादी नहीं करनी चाहिए, यानी इसको उससे शादी नहीं करनी चाहिए, कह रहे हैं करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो हेनरी इसे मानने में से इनकार कर देता है और अपने जन्मसिद्ध अधिकार को अस्वीकार करता है और चार्ल्स के साथ न्यू ऑरलियंस में उसके घर जाता है। इसके बाद वे अपने विश्वविद्यालय की कंपनी में भर्ती होने के लिए मिसिसिपी लौट जाते हैं। कौन? चार्ल्स और हेनरी दोनों मित्र हैं जो, तो दोनों कहाँ जाते हैं? दोनों अपने यानी दोनों लोग कहाँ जा रहे हैं जी? चले जाते हैं दोनों मित्र अपने यानी मिसिसिपी उसमें जाके और क्या कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में कंपनी में क्या जॉब कर रहे हैं और गृह युद्ध में लड़ने के लिए यानी क्या कॉन्फेडरेट और सेना में शामिल हो जाते हैं। और युद्ध के दौरान हेनरी अपनी अंतरात्मा से जूझता है और जब तक कि वह संभवतः सौतेले भाई और बहन की शादी की अनुमति देने का संकल्प नहीं ले लेता। हालांकि यह संकल्प बदल जाता है जब सूथपेन ने हेनरी को बताया कि चार्ल्स आंशिक रूप से श्वेत है, यानी क्या है, व्हाइट है, यानी अंग्रेज है। युद्ध के समापन पर हेनरी अपने पिता के आदेश पर चार्ल्स और जूडिथ के बीच विवाह पर रोक लगाता है। चार्ल्स को हवेली के द्वार पर मार दिया जाता है। अब भाई जी चार्ल्स को हवेली के द्वार पर ही मार दिया जाता है, यानी इसको मार दिया बेचारे को, चार्ल्स को हवेली के द्वार पर ही मार डाला। अब आगे देखते हैं। कहे थॉमसन सूथपेन युद्ध से लौटता है और अपने राजवंश और अपने घर की मरम्मत शुरू करता है, जिसका 100 वर्ग मील यानी कालीन का वैगर्स और दंडात्मक यानी उत्तरी कार्रवाई द्वारा 1 वर्ग मील तक कम हो गया है। यानी उसका जो बागान का जो एरिया था वो कम हो गया। वह अपनी मृत पत्नी की छोटी बहन यानी रोजा गोल्ड यानी क्या कोल्डफील्ड यानी इसकी बहन है। रोजा कोल्डफील्ड जो है वो भाई इसकी बहन है, इसकी बहन रोजा कोल्डफील्ड है। अब इसकी जो यंग सिस्टर है उस पर लुभाया गया। आप कौन? थॉमस सूथपेन। तो बहुत कमबख्त इंसान है ये। कह रहा है रोजा कोल्डफील्ड को प्रपोज करता है, मृत पत्नी की जो छोटी बहन है उसको रोजा कोल्डफील्ड को प्रपोज करता है और वह स्वीकार भी कर लेती है। हालांकि सूथपेन रोजा के अपमानित करता है और मांग करता है कि वह शादी होने से पहले उसे एक बेटा पैदा करे। तो यह डिमांड करी थी उसने सूथपेन ने, किससे? रोजा कोल्डफील्ड से, कि एक शादी नहीं करूंगा, उससे पहले भाई बच्चा चाहिए मुझे। तो जिससे उसे यानी सूथपेन के 100 यानी जो 100 था, सूथपेन का जो 100 नाम दिया गया बागान को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब या तो तू यहाँ से छोड़ के चला जा जो मेरा सूथपेन 100 है, या तो मुझे शादी से पहले बच्चा दे। इसके बाद सूथपेन मिल्ली के साथ संबंध बनाता है। भाई अब ये बड़ा नीच इंसान है, ढक्कन बिल्कुल, क्यों ढक्कन किसी बोतल पे कसा जा सकता है? चाहे ऐसे ही जो इंसान है कि कहीं उस लेडी है, कहीं उस लेडी के पीछे पड़ा है खाली का। तो यहाँ पर अब आगे क्या होता है देखिए मित्र, यहाँ पर अब ये मिली से यानी संबंध बनाता है, मिली से संबंध बनाता है। अब क्या होता है आगे देखिएगा। क्या सूथपेन अब जो मिली नाम की जो लड़की है उससे मांग कर रहा है। हालांकि सूथपेन रोजा को अपमानित करता है और मांग करता है कि शादी से, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो अब नहीं हुआ तो यह संबंध तब तक जारी रहता है जब तक कि मिली
गर्भवती नहीं हो जाती। अब भाई उसने जब मिली से करा तो भाई हाल यानी इसके बाद क्या उसने नहीं माना, प्रपोजल को एक्सेप्ट मना कर दिया। तो उसके बाद सूदपेन ने यानी मिली के साथ संबंध शुरू किया। जो सूदपेन संपत्ति पर रहने वाले यानी एक अवैध निवासी बास जोन्स की 15 वर्षीय पोती है। किसकी? इसकी है भाई, यानी इसकी 15 वर्षीय बेटी है। कौन है? मिली। जो मिली क्या है? इसकी बेटी है। ठीक, अब आगे देखिएगा। अब यह ठीक है, संबंध तब तक जारी रहा जब तक यानी मिली गर्भवती नहीं हो जाती है और एक बेटी को जन्म नहीं देती है। सूदपेन बुरी तरह निराश है क्योंकि उसके सूदपेन राजवंश की मरम्मत की आखिरी उम्मीद मिली के बेटे को जन्म देने पर टिकी थी। सूदपेन ने मिली को बच्चे को एक तरफ रख दिया और उनसे कहा कि वे उसके घोड़े के साथ अस्तबल में सोने के लायक नहीं है। उसने अभी एक आप समझ गए होंगे साथियों अब क्या कहना चाह रहे हैं। कहना जिसने अभी एक नर को जन्म दिया है। क्रोधित ठीक है बास जोन्स, ठीक है यानी बास जोन्स जो है क्रोधित बास जोन्स गिरफ्तारी का विरोध करते हुए थॉमसन मिली और मिली के नवजात बेटी और अंततः खुद को मार डालता है। यानी भाई अब नवजात जो बेटी थी थॉमसन की मिली, अब क्या थॉमसन भी गए, थॉमसन भी बेचारे मर गए। ठीक है, अब जे और क्या बास जोन का देखते हैं अभी। यानी थॉमसन मिली और मिली की नवजात बेटी और अंततः खुद को मार डालता है। यानी थॉमसन गया और जो क्रोधी था तो जे भी गया, अब मिली भी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या थॉमसन ठीक है सूदपेन की विरासत की कहानी क्वेंटीन द्वारा रोजा को वापस सूदपेन के यानी 100 यानी जो वागन में ले जाने के साथ समाप्त हो जाती है, जहां वे हेनरी सूदपेन और क्लाइटेम के यानी नाम दिया है क्लाइटी जो है, तो इस यानी क्लाइटेम नेस्ट्रा इसका जो नाम है क्लाइटी यानी शॉर्ट में को पाते हैं। अब क्या होता है, जो एक दास ठीक है महिला से यानी थॉमस सूदपेन की बेटी हेनरी मरने के लिए ठीक है स्ट्रेट में वापस आ जाता है। 3 महीने बाद जब रोजा हेनरी के लिए चिकित्सा यानी सहायता लेकर लौटती है तो क्लाइटी उन्हें यानी कानून प्रवर्तक अधिकारी समझ लेती है और बागान में आग लगा देती है और हेनरी और खुद को मार डालती है। हेनरी और खुद को मार डालती है, यह देख रहे हो, जे भी मर गई और हेनरी को भी मार डाला। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हेनरी और खुद को मार डालती है। एकमात्र बचा हुआ सूदपेन ठीक है जिम्बॉन भाई बचा है, ये जिम्बॉन है, ये बचा है जिम्बॉन। ठीक है, ये बचा है। अब क्या होता है कहना है एकमात्र बचा हुआ क्या सूदपेन जिम्बॉन है, जो क्या है यानी कहाँ पे यानी वहाँ बागान में 100 बागान में कहें विकलांग यानी गंभीर मानसिक विकलांगता वाला एक युवा है जो क्या सूदपेन के 100 बागान में रहता है। तो 100 बागान में कौन यही राज कर रहा है क्या? जिम्बॉन। ठीक है, जो क्या है उसका यानी स्लेब का बेटा है यानी किसके? थॉमस सूदपेन का। तो यह कहानी थी। अब आगे आप समझ गए होंगे हर एक करेक्टर को, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को अच्छे से। आगे हम आपको और थोड़ी जानकारी बताते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है। तो थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी को समझ लीजिएगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है। थॉमस सूदपेन का इतिहास दक्षिणी बागान संस्कृति के उत्थान और पतन को दर्शाता है। सूदपेन की असफलताएं अनिवार्य रूप से एक आदर्शवादी दक्षिण की कमजोरियों को दर्शाती है। अपने डिजाइन के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध सूदपेन एक आंशिक रूप से आश्रित महिला से अपनी शादी का सम्मान करने के लिए अनुच्छिक साबित होता है, जिससे उसका खुद का विनाश शुरू हो जाता है। अब्सलोम पर चर्चा करते हुए फाल्कनर ने कहा कि जिस अभिशाप के तहत दक्षिण काम करता है वह गुलामी है, और थॉमस सूदपेन का व्यक्तिगत अभिशाप या दोष उसका यह विश्वास था कि वह मानव परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत मजबूत था। विभिन्न कथावाचकों द्वारा अपनी व्याख्याएं व्यक्त करने के लिए माध्यम से उपन्यास फाल्कनर के दक्षिण के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और युग चेतना की ओर संकेत करता है, जहां अतीत
हमेशा मौजूद रहता है और समय के साथ कहानी कहने और पुनः कहने वाले लोगों को द्वारा निरंतर संशोधन की अवस्था में रहता है। इस प्रकार यह मिथक निर्माण की प्रक्रिया और सतत सत्य पर क्या प्रश्न उठाने की प्रक्रिया की भी पड़ताल करता है। अब्सलोम जो प्रत्यक्ष तथ्य, सूचित अनुमान और स्पष्ट अटकलों को एक साथ रखता है, इस निहितार्थ के साथ ही कि अतीत की पुनर्निर्माण और अपरिवर्तनीय और इसलिए कल्पनीयशील बने हुए हैं। फाल्कनर ने कहा कि हालांकि किसी भी कथाकार ने तथ्यों को सही नहीं बताया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सत्य को नहीं देख सकता। एक सत्य मौजूद है और पाठक अंततः इसे जान सकता है। अधिकांश आलोचकों ने बदलती कहानियों के पीछे इस सत्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की है, या यह दिखाने की कि इस तरह का पुनर्निर्माण निश्चितता के साथ नहीं किया जा सकता, या यहाँ तक कि यह साबित करने के लिए कि तथ्यात्मक और तार्किक असंगतताएं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ आलोचकों ने कहा है कि काल्पनिक सत्य एक विरोधाभास है। कहानी को एक दिए गए के रूप में लेना सबसे अच्छा है और इसे मिथक और मूल रूप के स्तर पर मानना है। एक ऐसी कहानी जो हमें अचेतन के सबसे गहरे स्तरों की झलक देती है और इस तरह उन लोगों को बेहतर ढंग से समझती है जो उस मिथक को स्वीकार करते हैं और उससे आश्रित होते हैं। सामान्य रूप से दक्षिणी लोगों और विशेष रूप से क्वेंटिन कॉम्पसन उपन्यास के प्राथमिक परिप्रेक्ष्य यदि बिल्कुल फोकस नहीं के रूप में क्वेंटिन कॉम्पसन का उपयोग इसे फाल्कनर के पहले के काम द साउंड एंड द फ्यूरी का एक साथी टुकड़ा बनाता है, जो कॉम्पसन परिवार की कहानी बताता है, इसमें क्वेंटिन मुख्य पात्र है। हालांकि उस उपन्यास की कार्रवाई का कभी भी स्पष्ट रूप से संदर्भ नहीं किया गया, लेकिन शूटपेन परिवार का राजवंश पतन और संभावित अनाचार के साथ संघर्ष पारिवारिक घटनाओं और जुनून के समानांतर है, जो क्वेंटिन और मिस रोजा कोल्डफील्ड की शूटपेन के शव को चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यह या इस कहानी का बात थी। और कुछ पॉइंट को मैं आपको बता देता हूँ। 1983 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार साहित्य में सबसे लंबा वाक्य अब्सलोम से एक वाक्य है, जिसमें 1288 शब्द हैं। रिकॉर्ड तब से टूट गया है। यह वाक्य अध्याय 6 में पाया जा सकता है। यह बिल्कुल पिता की तरह शब्दों से शुरू होता है और आँख किसी भी बिंदु से नहीं देख सकती के साथ समाप्त होता है। यह अंश पूरी तरह से इटैलिक और अधूरा है। कनाडाई रॉक बैंड रश द्वारा जारी एकल डिस्टेड अर्ली वार्निंग के अंतिम गीत में अब्सलोम शब्द 3 बार दोहराया गया है। बैंड के गीतकार ड्रम नील पियर्सन ने कहा है कि उन्हें फाल्कनर के उपन्यास के शीर्षक की धुनी बहुत पसंद आई और उपन्यास पढ़ने के बाद उन्हें अब्सलोम की बाइबिल की कहानी को देखने की प्रेरणा मिली। क्योंकि गीत का एक मुख्य विषय करुणा था, इसलिए मुझे लगा कि बाइबिल की कहानी लागू हो सकती है। तो मैं मानता हूँ आपको यह कहानी समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी और आप अच्छा ही गेन कुछ करा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।